हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी यूनिट चल रही है उसके अंदर हम बात करेंगे एंजाइम्स क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंजाइम्स जो है ये बायो कैटालिस्ट है। क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट। हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं या फिर बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट का मतलब ऐसा कोई भी कैटालिस्ट जो क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्शन को कैटालाइज करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है। इसीलिए एंजाइम को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या फिर बायो कैटालिस्ट। ठीक है। इसमें क्या कहता है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड प्रोवाइड ए न्यू पाथ फॉर the reaction which increase the rate of reaction। ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करवाते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं, लो कर देते हैं, यानी डिक्रीज कर देते हैं, और रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो, इसको समझते हैं कैसे कि मान लो ये हमारी कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास में है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इधर आपके पास में है टेम्परेचर, एनर्जी या टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इसमें ये क्या कहता है, यहाँ पे एनर्जी लेके चलते हैं हम। तो इसके अंदर कहता है कि मान लो हमारा जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे है। रिएक्टेंट यहाँ पे होने का मतलब क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? इतनी है। ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास में है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है तो इसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये जो एनर्जी बैरियर होता है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है हमारे पास में क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर होता है, ठीक है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी से ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये है ये कहलाता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, या फिर टू बिकम्स इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको देते हैं वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड करते हो, इस रिएक्शन में क्या करते हो? कैटालिस्ट ऐड करते हो, तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा? इस एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को डिक्रीज कर देगा। मतलब स्टार्टिंग में हमें यहाँ से यहाँ तक की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अब हमें इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, और ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। तो जो आपका कैटालिस्ट है बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर, ये जो कैटालिस्ट है यानी जो हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन के लिए एक नया पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन फास्ट होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। उन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंजाइम्स। ठीक है। इसके बाद में कहता है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर कहता है कि इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज in presence of acid required 6.22 kilojoule mole.
एनर्जी। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड रहेगी, 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स। बट इन केस ऑफ एंजाइम दैट इज सुक्रेज, इट इज 2.15 किलो जूल मोल इनवर्स। लेकिन अगर हम बात करें सुक्रेज एंजाइम की, ठीक है, कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड सुक्रेज, ठीक है, तो अगर सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.15 किलो जूल। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हमने एंजाइम लिया तो एनर्जी कम लगी, अगर एंजाइम नहीं ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ गया? तो जो हमारे कैटालिस्ट है ये क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। उन कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ से? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो इस नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के अंदर क्या कहता है कि एंजाइम्स आर कॉमनली नेम्ड बाय यूजिंग सफिक्स टू द नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब भी हम नॉर्मली एंजाइम्स का नाम लिखते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, तो उनकी नेमिंग के अंदर क्या कह रहा है कि जो भी आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड के नेम के पीछे हम सफिक्स यूज करेंगे एज, और वो क्या कहलाएगा, एंजाइम्स का नाम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है सुक्रोज का, किसका हाइड्रोलिसिस करना है, सुक्रोज का, तो इसके लिए जो एंजाइम रहेगा, इसके लिए एंजाइम यूज होगा सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, सुक्रेज एंजाइम, जिसको हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं। समझ में आ गया? सेकेंडली कहता है कि जैसे अगर आपके पास में है माल्टोज, तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हमारे पास एंजाइम होना चाहिए माल्टेज, तो हमने सफिक्स क्या ऐड कर दिया, एज। ठीक है, अगला कहता है कि अगर आपके पास में है लैक्टोज, तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए एंजाइम चाहिए हमें लैक्टेज। इसी तरह से अगर आपके पास में प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज एंजाइम लगेगा। समझ में आ गया? यूरिया है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यूरेज एंजाइम लगेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, ऐसा ही अगर आप मान लो आपके पास में स्टार्च है, स्टार्च के अंदर क्या होता है, अमाइलोज, तो अमाइलोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए स्टार्च के अंदर क्या है हमारे पास में, अमाइलोज है, तो इस अमाइलोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए अमाइलेज। क्या एंजाइम चाहिए, अमाइलेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी कोई भी एंजाइम का नाम लिख सकते हो बाय यूजिंग द सफिक्स एज आफ्टर द नेम ऑफ कंपाउंड। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इसके बाद में हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम की। हाँ, तो बच्चों आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स की, कि जो एंजाइम है वो किस किस से मिलके बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या कहता है कि मोस्टली एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो एसोसिएटेड with a non-protein part for their activity is called कोफैक्टर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है
कि जो मोस्टली हमारे जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के अंदर भी कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो एंजाइम है ये भी वाटर सोल्यूबल होती है, इसलिए इनको ग्लोबुलर प्रोटीन बोला जाता है। अब ये कहता है कि इन ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर यानी इन एंजाइम्स के अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। यानी इनके साथ में क्या रहेगा, एक तो प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम के अंदर क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है, उस प्रोटीन पार्ट के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि कई एंजाइम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी नहीं कर पाते, मतलब वो इनएक्टिव होते हैं। उनको एक्टिव करने के लिए उनके साथ में क्या लगाना पड़ता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। क्या बोलेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर की बात करें तो यहां पे कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेकंड जो हमारे पास में आते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और सेकंड हमारे पास में आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी मेनली अगर हम बात करें तो हमारे पास में 2 टाइप के कोफैक्टर आते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक आयंस की। इनऑर्गेनिक आयन के अंदर क्या कहता है कि आपके जितने भी आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के जो आयन बनेंगे, क्योंकि एलिमेंट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, जो अपने आप बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उन एलिमेंट्स के जो आयंस बनते हैं ना, वो जो आयंस हैं वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक आयंस, और वो इनऑर्गेनिक आयंस क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं Zn2+ आयन की, Fe2+, Mg2+, Mn2+, और Cu2+, CO2+, एंड MO3+, Na+, और K+, एक्सेट्रा। ये जो आयंस है ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा जो प्रोटीन पार्ट है। हाँ तो बच्चों आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है कि दे आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो क्या रहेंगे, हमारे कोफैक्टर रहेंगे, जो प्रोटीन पार्ट के साथ में जुड़े रहेंगे, उसमें क्या कहता है कि दीज आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला इसके अंदर आता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरे जो हमारे पास में आएंगे वो आएंगे को एंजाइम्स, ठीक है ना। ये 2 टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसमें, नॉन प्रोटीन पार्ट, एज ए नॉन प्रोटीन पार्ट, किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ में जुड़े होते हैं एंजाइम्स के अंदर, जिनको हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर क्या कहता है कि दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are tightly bonded through covalent bond to the protein part and can be easily and can be separated out only carefully हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू टाइटली
बाइंडेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। और इनको हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस, केयरफुली हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं प्रोटीन पार्ट से। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये क्या कहलाएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहलाएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें कहता है कि दीज आर obtained by the vitamins such as biotin। इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं विटामिन से। मोस्टली जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, इन प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम ऑब्टेन करते हैं विटामिन सच एज बायोटिन। बायोटिन जो विटामिन होता है वहां से इनको ड्राइव किया जाता है मोस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम को एंजाइम्स के बारे में। हाँ तो बच्चों बात करें हम को एंजाइम्स की, तो इसमें क्या कहता है कि दीज आर द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स which are loosely bonded through the protein part and can be easily separated out only through dialysis। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ में जुड़े रहेंगे, लूजली बॉन्डेड होते हैं। मतलब किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ में तो उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, लूजली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। और उनको हम सिंपली डायलिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम। क्या बोलेंगे, कोएंजाइम। ठीक है, इसके अंदर कहता है कि दीज आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन such as thiamine and niacin एक्सेट्रा। इनको हम थायामाइन और नियासिन जैसे विटामिन से क्या कर सकते हैं, ड्राइव्ड कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा, को एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद में देखो एक यहाँ पे आता है कि आपके पास में एक होता है होलो एंजाइम, और इनसे आपके पास में दो चीजें बनती है, एक बनता है एपो एंजाइम और एक बनता है कोफैक्टर। ठीक है ना, मतलब होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया कि वो एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट के साथ में कोफैक्टर जुड़ा हुआ है, तो उस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे। ठीक है ना, जिसमें प्रोटीन भी है और कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो कंप्लीट रहेगा, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन पार्ट प्लस में कोफैक्टर। तो ये जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन पार्ट है ये इनएक्टिव होता है। क्या होगा, इनएक्टिव। मतलब जब तक इसके साथ में ये कोफैक्टर ऐड नहीं होगा ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। इसकी जो एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, कोफैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है ना, तो ये प्रोटीन पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारे पास में, इनएक्टिव होता है। क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपकी एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स के अंदर क्या कहता है कि एंजाइम्स आर यूज्ड for the manufacture of first है beer and wine by fermentation of carbohydrates। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन किया जाता है, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की, उनको फर्मेंटेशन करने के लिए। ठीक है, और फिर वहां से हम क्या बनाते हैं, बियर और वाइन की फॉर्मेशन करते हैं। तो बियर और वाइन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड कहता है स्वीट सिरप, कॉर्न स्टार्च
यानी जो कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च को हम ब्रेक करके क्या बनाते हैं, कोई भी स्वीट सिरप की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एंजाइम लगेगा, और वो एंजाइम मतलब इसको ब्रेक करने के लिए जो कंपाउंड या रिएजेंट जो लगेंगे वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट वर्क करते हैं और इसको ब्रेक करके स्वीट सिरप की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आपके पास में आएंगे इन फॉर्मेशन ऑफ या इन मैन्युफैक्चर ऑफ चीज बाय कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का कोएगुलेशन होता है जिसके अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो चेंज हो जाते हैं फाइब्रस के अंदर, क्योंकि मिल्क क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन जब ये चीज बनाता है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन चेंज हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, वहां से फॉर्मेशन होती है चीज की। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिल्क का कोएगुलेशन हो गया, और उस कोएगुलेशन होने के लिए भी क्या चाहिए आपको, एंजाइम की रिक्वायरमेंट। क्लियर है सभी को। ठीक, तो इस तरीके से हम जो एंजाइम्स हैं उनको यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेस के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर, कॉर्न स्टार्च से स्वीट सिरप बनाने के लिए, और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क के अंदर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंजाइम्स। कैसी लगी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।